व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइज। अब हम शुरू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो में बच्चों आज सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, तो इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर तो पूरा पढ़ लो, बट जो आगे वाले चैप्टर्स है ना, जैसे डिमांड है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है, सप्लाई है, उसके अलावा प्रोडक्शन कॉस्ट है, तो उसके अंदर बच्चों एज पर सिलेबस पढ़ना, क्योंकि पूरा माइक्रो मत पढ़ जाना। जितना जितना सिलेबस में है, सिलेबस में थोड़ा थोड़ा कम कम पोर्शन है, तो उतना उतना पढ़ना और उतना ही करके जाना। तो इंट्रोडक्शन तो पूरा करना है। आइए जल्दी से फटाफट से इंट्रोडक्शन करते हैं और चीजें समाप्त करते हैं। लेट्स बिगिन। तो शुरू करते हैं बेटा जी। देखो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब सबसे पहले तो ये समझ लो बच्चे कि हमारे पास इकोनॉमिक्स की दो ब्रांचेस होती हैं, एक होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, एक होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। उस पे भी जाने से पहले ये इकोनॉमिक्स कहाँ से आया, राइट? तो सबसे पहले हम देखते हैं सर, व्हाट इज एन इकोनॉमी। एक इकोनॉमी क्या होता है? तो देखो जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो हम लोग बोलते हैं इंडियन इकोनॉमी, कोई चाइना में रहता है तो चाइनीज इकोनॉमी, कोई ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमी, पाकिस्तान में रहता है तो पाकिस्तानी इकोनॉमी, है ना? तो इकोनॉमी का मतलब होता है कि एक पूरा का पूरा कल्चर, एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम जिसके अंदर सब लोग आ जाते हैं, सारे रिसोर्सेज आ जाते हैं, सारे बिजनेसेस आ जाते हैं, सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं, सभी लोग आ जाते हैं। किस तरीके से वो लेन देन करते हैं, किस तरीके से वो ट्रांजैक्शंस करते हैं, किस तरीके से डिमांड पे इम्पैक्ट आता है, सप्लाई पे इम्पैक्ट आता है, प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, खर्चा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, मार्केट किस तरीके से काम करता है। जब हम इन सबको जोड़ देते हैं तो इकोनॉमी बनता है बेटा। तो क्या है इकोनॉमी? देखो क्या लिखा हुआ है, यू हैव ऑब्जर्व्ड मेनी एक्टिविटीज हैपनिंग अराउंड अस इन आवर डेली लाइफ, जैसे फैक्ट्रीज, माइंस, शॉप, ऑफिसेस, फ्लाईओवर्स, रेलवेज। ऑल दीज इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस में बी कलेक्टिवली कॉल्ड एज एन इकोनॉमी। इन सबको एक साथ जोड़ दो तो क्या बन जाती है? इकोनॉमी बन जाती है। सच यूनिट्स, इन सब की हेल्प से लोग पैसा कमाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सर्विसेज देते हैं। तो इकोनॉमी बेसिकली एक सिस्टम है विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क एंड अर्न अ लिविंग। इकोनॉमी एक अरेंजमेंट है, एक सिस्टम है, एक स्पेस है जहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है, जॉब्स की फॉर्म में काम मिलता है, बिजनेसेस की फॉर्म में। इकोनॉमी में बहुत सारे लोग एज अ कंज्यूमर आते हैं, इकोनॉमी में बहुत सारे लोग एज अ प्रोड्यूसर आते हैं, तो सब लोग मिलजुल के एक इकोनॉमी को ऑपरेट करते हैं। तो इकोनॉमी इज अ सिस्टम विच प्रोवाइड्स पीपल द मीन्स टू वर्क, काम करने के साधन और पैसा कमाने के साधन। इसके बाद आता है बच्चों, अब इकोनॉमी में कौन कौन सी सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज होती हैं। तो देखो एक इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी होती है प्रोडक्शन। देखो अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाने वाला चाहिए, प्रोडक्शन ऑफ सर्विसेज। आपको कोई सामान चाहिए, मुझे शर्ट चाहिए तो शर्ट बनाने वाला चाहिए, ये माइक चाहिए तो माइक बनाने वाला चाहिए, कुछ भी हो, प्रोड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोडक्शन। किसी भी चीज़ का प्रोडक्शन, सारे गुड, सारे सर्विसेज इसी तरीके से चलेगा। अब सिर्फ बनाने वाले हो, कोई खरीदने वाला हो ना हो, फिर खरीदने वाले भी चाहिए। तो प्रोडक्शन के बाद दूसरे नंबर पे आता है कंजम्पशन। कौन कंज्यूम करेगा, किसके लिए बना रहा हूँ? अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे स्टूडेंट्स भी तो चाहिए ना जो इस वीडियो को देखें कि हाँ भैया 11th में बच्चे आएंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो मैं बेस्ट पढ़ाऊंगा, अपनी तरफ से बहुत अच्छा दूंगा। प्रोडक्शन तो हो गया, कंज्यूम करने वाले भी तो चाहिए, बच्चे को भी तो लगे हाँ यार ये सर बेस्ट है, ये टीचर हमारे बढ़िया हैं, इनके साथ पढ़ने में मज़ा आता है, एक अपना हाउस वाली फीलिंग आती है कि यार हमारे कोई अपना है ना। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन। तीसरा होता है बच्चों इन्वेस्टमेंट। बिना पैसे के कैसे काम चलेगा? इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं होगा हॉस्पिटल पे, रोड्स पे, डैम्स पे, फ्लाईओवर्स पे, ब्रिजेस पे, स्कूल्स पे, कॉलेजेस पे, बिजनेसेस में, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, कैसे फिर इकोनॉमी ग्रो करेगी? तो सबसे पहले प्रोडक्शन चाहिए, कंजम्पशन चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। उसके बाद फोर्थ में हमारे पास क्या आ जाता है? ये सबका सम। इन सबको जोड़ दो, यानी तीन ही मेन चीजें हैं, उन सबको जोड़ दोगे तो इकोनॉमी बन जाएगी। तो क्या लिखा है? These economic activities are known as essentials or the vital process of an economy। समझे इकोनॉमी क्या है? इकोनॉमी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं? कंजम्पशन, प्रोडक्शन, कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। अब हम इकोनॉमिक्स पढ़ क्यों रहे हैं? Why are we studying economics? क्यों पढ़ रहे हैं? देखो मैंने बहुत सारी यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं और इन सब एग्जाम्पल्स का एक ही क्रक्स है, हम इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ते हैं? बिकॉज ऑफ स्कैरसिटी। सर व्हाट इज स्कैरसिटी? स्कैरसिटी का मतलब होता है बेटा कमी।
सर कमी किस चीज़ की है? हर चीज़ की कमी है बेटा जी। हमारे पास सारे ही रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कि आप चिंटू हो, आपका बर्थडे है, ठीक है। अब आपका बर्थडे है, आपने अपने पापा को बोला कि यार मुझे ना पार्टी देनी है फ्रेंड्स को, मुझे कपड़े भी लेने हैं, मुझे शूज़ भी लेने हैं, मुझे नया स्कूल बैग भी लेना था, मैंने सोचा था कि मैं अपने बर्थडे पे नई साइकिल लूँगा, स्पोर्ट्स साइकिल मज़ेदार, या फिर मैं कोई स्कूटी लूँगा, है ना, या फिर कोई मोबाइल फ़ोन लूँगा। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी डिमांड बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पापा के पास जो रिसोर्स हैं, जो पैसे हैं, शायद इस टाइम पे लिमिटेड हो, है ना। अंबानी को भी एक बार को सोचना पड़ता होगा कि यार इतना सब कुछ, करोड़ों का सामान खरीदना है, अभी रुक जा यार, पैसे इतने ही हैं। तो रिसोर्सेज आर लिमिटेड, हमारे पास जो पैसा है वो लिमिटेड है, और जो ह्यूमन की वांट्स है, जो हमारी ज़रूरतें हैं, मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, अनलिमिटेड है। तो अब हमें क्या करना पड़ता है? हमें सेलेक्ट करना पड़ता है कि हमारे लिमिटेड रिसोर्स के साथ कौन सी चीज़ हमें अनलिमिटेड बेनिफिट देगी, या क्या ऐसी चीज़ है जो मैं कम से कम खर्चे में ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन ले सकूं। मुझे लगा यार चलो कोई बात नहीं, इस बार बर्थडे पे मैं फ़ोन ले लेता हूँ, अगले बर्थडे पे मैं साइकिल लूँगा, या अगले बर्थडे पे मैं एक्टिवा लूँगा, या अगले बर्थडे पे मैं कुछ भी गाड़ी लूँगा, कुछ भी। तो मुझे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ ही सेटिस्फैक्शन चाहिए ना। यही इकोनॉमिक्स की स्टडी है, इसीलिए हम पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स हमें यही सिखाता है कि कैसे हम लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अनलिमिटेड वांट्स को सेटिस्फाई करें और हमें अच्छा भी लगे। सही है? तो देखो क्या लिखा हुआ है, वी गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, और go to a restaurant to eat, school to get educated, or to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. Economics is studied because it enables us understand different aspects of the economy. आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो कि आपको समझ में आता है कि कौन सी चीज़ आप क्यों कर रहे हो, राइट? उसके बाद देखो, द मेन रीजन फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स इज स्कैरसिटी। स्कैरसिटी क्या है? कमी है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है। सो देयर इज ऑलवेज अ नीड टू एलोकेट द रिसोर्सेज। हमें रिसोर्सेज को इस तरीके से लगाना है कि बेस्ट पॉसिबल वे में हम अपने रिसोर्सेज को यूज कर पाए। समझ गए? अब देखो स्कैरसिटी क्या है? इट रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू डिमांड। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है। डिमांड का मतलब लोग मांग बहुत कुछ रहे हैं लेकिन अवेलेबिलिटी बहुत कम है। उसके बाद इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द रिसोर्सेज। इच्छाएं बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत कम है। स्कैरसिटी कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग का मतलब बेस्ट वे में यूटिलाइज करना। इकोनोमाइजिंग रेफर्स टू मेकिंग ऑप्टिमम यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। तो स्कैरसिटी अगर आएगा तो आपको यही लिख के आना है। बेसिक समझ में आ रहे हैं? इकोनॉमी क्या, इकोनॉमिक्स क्या, क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट इज स्कैरसिटी, है ना? सारी चीज़ें एकदम बेसिक के साथ चलेंगे बच्चों। अब आ रहा है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? बच्चों इकोनॉमिक प्रॉब्लम एक ही है कि मेरे पास पैसा लिमिटेड है और मुझे चाहिए सब कुछ। तो मुझे अभी मेरे पैसे में क्या आ जाएगा, बेस्ट वे में मुझे किससे सबसे ज़्यादा खुशी मिलेगी, वो सेलेक्ट करना है। वही इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। क्या है सर इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इन्वॉल्विंग सेटिस्फैक्शन ऑफ अनलिमिटेड वांट्स आउट ऑफ लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज लिमिटेड है लेकिन उस रिसोर्स के ऑल्टरनेटिव यूज हो सकते हैं, अलग अलग यूजेज ज़रूर हो सकता है। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मुझे देखना है यार रॉ मटेरियल लाना है, रॉ मटेरियल 10 तरीके का है, मुझे देखना है ना कि मेरी कितनी अफोर्डेबिलिटी है, मेरे लिए क्या बेस्ट है। गाड़ियाँ 600 तरीके की हैं, मुझे देखना है कि मेरे लिए क्या बेस्ट है, मेरे रिसोर्सेज में क्या आ जाएगा। तो यही तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। ठीक है, इसके बाद क्या आता है हमारे पास? रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मुझे सर चॉइस करनी ही क्यों पड़ रही है, मैं क्यों चूज करूं? मैं तो सब कुछ खरीदना चाहता हूं, क्या मैं सब कुछ खरीद सकता हूं? द आंसर इज नो। सर क्यों? क्योंकि स्कैरसिटी है ना, हमारे पास रिसोर्सेज हैं ही लिमिटेड। अंबानी भी सोचता है कि भैया ये चीज़ लूँ या ना लूँ, उसके वैसे ही खर्चे। तो इसीलिए हम बोलते हैं सबसे पहले इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों होती है? क्योंकि स्कैरसिटी है, कमी है। दूसरा बच्चों, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। हम सबके वांट्स अनलिमिटेड हैं, हम कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकते। हम एक चीज़ पूरी करते हैं फिर दूसरे के पीछे चल पड़ते हैं, दूसरी पूरी करते हैं फिर तीसरे के पीछे चल पड़ते हैं। आवर ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती। उसके बाद क्या आ रहा है? ऑल्टरनेटिव यूजेस। हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। जैसे पेट्रोल देखो, व्हीकल्स में भी चलेगा, मशीन्स में भी चलेगा, जनरेटर्स में भी चलेगा। तो हमें देखना होता है कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या हमारे लिए बढ़िया है। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्यों आती है? क्योंकि स्कैरसिटी है, अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स हैं और हर चीज़ के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। नोट्स के आप बच्चे स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है? डन सर। इसके बाद अब आ गया बच्चों हमारे पास इकोनॉमिक्स
इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है। सोशल साइंस का मतलब प्योर साइंस नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सारी चीज़ें रिजिड नहीं होती, थोड़ी बहुत चेंज करनी पड़ती हैं। साइंस में तो रिजिड होता है, कोई एजम्पशन ही नहीं है, यहाँ पे एजम्पशंस होते हैं। तो एक सोशल साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं कि सोसाइटी कैसे अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज़ कर रहा है अपनी अनलिमिटेड वांट्स को कंप्लीट करने के लिए, गुड्स और सर्विसेज बनाने के लिए, और क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे चलेंगी। इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं बच्चों। अब इकोनॉमिक्स के आगे दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। इसको मैं अगली क्लास में कराऊंगा आपको। आज बस मुझे बेसिक कराने हैं, तो मैं आपको बस ब्रांचेस पे ही आज समाप्त करूंगा ताकि आपको एक इंट्रो हो जाए, है ना। ब्रांच कौन कौन सी होते हैं इकोनॉमिक्स की? दो, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। सर माइक्रो नाम में ही है स्मॉल, मैक्रो नाम में ही है लार्ज। तो अगर आप CBSE बोर्ड में हो तो आपके पास माइक्रो 11th में आती है, मैक्रो 12th में आती है। अगर आप ISC में हो तो आप माइक्रो मैक्रो दोनों ही 12th में पढ़ रहे हो। बहुत सारे स्टेट बोर्ड्स में भी माइक्रो मैक्रो दोनों ही 12th में चलती है। तो बात एक ही है, सेम सिलेबस है, बस अलग अलग बोर्ड्स ने उसको अलग अलग डाला है, किसी ने 11th में, किसी ने 12th में। माइक्रो का मतलब है जो छोटे से लेवल पे आप स्टडी करते हो, मैक्रो का मतलब है जो पूरे बड़े लेवल पे आप स्टडी करते हो, है ना। पहले मैं माइक्रो लेवल पे पढ़ाता था, एक आधा बच्चा, दो बच्चे, चार बच्चे। आज मैं मैक्रो लेवल पे पढ़ाता हूँ, पूरे देश को कॉमर्स पढ़ाता हूँ। इनफैक्ट इंडिया से बाहर भी बच्चे पढ़ते हैं। तो जब भी आप किसी चीज़ की स्टडी एक बहुत छोटे लेवल पे करते हो उसको माइक्रो बोलते हैं, तो बहुत बड़े लेवल पे करते हो तो मैक्रो बोलते हैं। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में होता है, जितनी भी चीज़ें आप इकोनॉमिक्स में पढ़ोगे, अगर आप बहुत स्मॉल लेवल पे पढ़ोगे तो वो माइक्रो होगा, लार्ज लेवल पे पढ़ोगे तो वो मैक्रो होगा। यहाँ तक ही बच्चों आज रखेंगे। माइक्रो मैक्रो के भी पूरा बेसिक डिफरेंस है जिसको हम डिटेल में कवर करेंगे। स्टार्टिंग करते हैं बेटा जी हम लोग इकोनॉमिक्स के टाइप्स के साथ। तो देखो हमारे पास इकोनॉमिक्स दो तरीके की हो सकती है। पहली को बोलते हैं पॉजिटिव, दूसरी को नेगेटिव नहीं, दूसरी को बोलते हैं नॉर्मेटिव। तो इकोनॉमिक्स दो तरीके की है, एक पॉजिटिव होती है, एक नॉर्मेटिव होती है। सर ये क्या है? बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स ये बोलता है कि एक्चुअल में लाइफ में चल क्या रहा है, एक्चुअल में इकोनॉमी में चल क्या रहा है। जैसे मैं बोलूं कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, अ लॉट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज गोइंग ऑन अराउंड, चल रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। हमारी इतना प्रोडक्शन चल रहा है, एक्चुअल में हो रहा है। हमारे देश में इतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, हमारे देश में इतनी जॉब्स होनी चाहिए, हमारे देश में इतने लोगों के पास काम होना चाहिए, हमारे देश में इतने लोगों को कोविड वैक्सीन लग गई है, एक्चुअल में लग गई है। हमारे देश में इतने लोगों को कोविड वैक्सीन लगनी चाहिए। देखो बहुत सारी स्टेटमेंट्स में दो चीजें समझाई मैंने आपको, एक क्या हो रहा है, एक क्या होना चाहिए। जो हो रहा है वो पॉजिटिव है, जो होना चाहिए वो नॉर्मेटिव है, बस इतनी सी बात है। देखो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स स्टडीज द फैक्ट्स ऑफ लाइफ। फैक्ट है यार, हो रहा है तो हो रहा है, फैक्ट्स ऑफ लाइफ। इट डील्स विद द थिंग्स एज दे आर, जैसे हैं वैसे। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स डील विद व्हाट आर द इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड हाउ आर दे एक्चुअली सॉल्व्ड। प्रॉब्लम क्या है, कैसे हम उसको सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया इज एन ओवर पॉपुलेटेड कंट्री और प्राइजेस आर कंसिस्टेंटली राइजिंग, हो रहा है, राइट, ये पॉजिटिव है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स रिमेन स्ट्रिक्टली न्यूट्रल। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स बिल्कुल न्यूट्रल रहता है विद रिस्पेक्ट टू द एंड्स। विद रिस्पेक्ट टू द एंड्स का मतलब जो एक्चुअली है वो है। इट अवॉइड्स इकोनॉमिक वैल्यू जजमेंट, इसके अंदर कोई वैल्यू जजमेंट नहीं होता, इसके अंदर कोई अंदाजा नहीं लगाया जाता, जो है एक्चुअल है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ पॉजिटिव इकोनॉमिक थ्योरी माइट डिस्क्राइब दैट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ सिगरेट्स इज इंजरियस टू हेल्थ, but it doesn't provide any instruction or judgment on what policy ought to be followed। देखो ऐसा लिखा जा सकता है कि स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ, वो है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कैसे इसको दूर किया जाए, क्या होना चाहिए कि भैया छोड़ दो, स्टॉप स्मोकिंग, ऐसा नहीं कहेगा ये। वो नॉर्मेटिव कहेगा, क्या होना चाहिए वो नॉर्मेटिव बोलेगा, ठीक है। तो नॉर्मेटिव क्या है, इट टेल्स अस व्हाट ऑट टू बी, यानी क्या होना चाहिए, समझ गए ना। Normative deals with what ought to be or how the economic problem should be solved. India should not be an overpopulated country or prices should not rise. सही है। It discusses what are desirable things and should be realized and what are undesirable things should be avoided. Perfect है। अब पॉजिटिव नॉर्मेटिव अगर एग्जाम में आएगा तो इस तरीके से लिख दोगे। तीन पॉइंट्स हैं हमारे पास, बड़े आराम से बन जाएंगे। पहला हमारे पास हो गया मीनिंग, दूसरा हो गया कि भैया ये न्यूट्रल विद रिस्पेक्ट टू एंड्स होता है, ये आपको हेल्प करता है, ये सजेस्टिव होता है, सजेशंस देता है। उसके बाद तीसरा पॉइंट एग्जांपल्स का लिख सकते हो,
बहुत आसानी से चीजें कर लोगे, ठीक है। अब आ रहा है बच्चों कितनी ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स होती हैं। कल मैंने आपको थोड़ा सा माइक्रो मैक्रो के बारे में बताया था। माइक्रो जो छोटे लेवल पे हुआ, मैक्रो जो बड़े लेवल पे हुआ, वही चीज यहां पे है। देखो माइक्रो क्या है? इट इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स। अगर मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, दिस इज अ स्टडी ऑफ मी ओनली, माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये। हम देश के सारे कॉमर्स टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, देश के सारे इकोनॉमिक्स टीचर्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स है। तो अगर इंडिविजुअल की स्टडी होती है तो माइक्रो है। अगर सेम डेफिनेशन लिख दूं, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ, बस इंडिविजुअल की जगह एग्रीगेट कर दूं। इंडिविजुअल यानी एक अकेला, एग्रीगेट मतलब कि सम। तो जब भी आप किसी इंडिविजुअल की स्टडी करोगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो आप। जब भी आप बहुत सारी चीजों की एक साथ स्टडी करोगे तो आप मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, ठीक है। आगे देखो एग्जाम्पल, इंडिविजुअल की इनकम, इंडिविजुअल का आउटपुट, एक कॉमोडिटी का प्राइस, है ना। इट्स मेन टूल्स आर डिमांड एंड सप्लाई। माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो मेन टूल्स है ना बच्चों, वो डिमांड और सप्लाई होते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई की बात करते हैं। अब देखो हमारे पास मैक्रो में क्या होगा, जैसे नेशन की इनकम, वहां इंडिविजुअल इनकम आया था, पूरे नेशन की इनकम, पूरे नेशन का आउटपुट, पूरे नेशन का कंजम्पशन, ओवरऑल चेक करना है। इसके मेन टूल्स होते हैं एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है। एक बात और बताता हूं, माइक्रो जो है ना, वो ग्रीक वर्ड माइक्रोस से आया है। ग्रीक वर्ड माइक्रोस, MIKROS। माइक्रो कहां से आया है? द ग्रीक, आजा यार, ग्रीक वर्ड माइक्रोज, जिसका मतलब स्मॉल होता है। और मैक्रो कहां से आया है? ग्रीक वर्ड मैक्रोज, जिसका मतलब लार्ज होता है। तो अगर आपको डिफरेंस आ जाए एग्जाम में, तो सबसे पहला डिफरेंस आप नेम लिख सकते हो या ओरिजिन लिख सकते हो कि नाम कहां से आया। तो माइक्रो माइक्रो से आया विच मीन्स स्मॉल, मैक्रो मैक्रो से आया विच मीन्स लार्ज, ठीक है। दूसरा हम मीनिंग लिखेंगे, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट्स। मीनिंग आ गया। तीसरी चीज क्या लिखोगे? टूल्स। एक के टूल्स डिमांड सप्लाई है, एक के टूल्स एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई है। चौथा क्या लिख सकते हो? एग्जाम्पल्स, इंडिविजुअल इनकम इंडिविजुअल आउटपुट, नेशनल इनकम नेशनल आउटपुट, ठीक है। पांचवा क्या लिख सकते हो? अदर नेम। सर अदर नेम क्या है? एक को बेटा प्राइस थ्योरी बोलते हैं, एक को इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो। 5 बता दिए मैंने, 5 नंबर में डिफरेंस नहीं आता, 3 नंबर का आता है। 3 पॉइंट्स बहुत है, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने 5 बता दिए, सही है। नाम बता दोगे, मीनिंग बता दोगे, टूल्स बता दोगे, एग्जाम्पल्स बता दोगे, अदर नेम। अदर नेम के लिए ये वाला स्क्रीनशॉट ले लो। एक को बोलते हैं प्राइस थियरी, एक को बोलते हैं इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थियरी, ठीक है बेटा। ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स भी समझ आ गई सर, बहुत बढ़िया तरीके से, मजा आ गया। लो पूरे डिफरेंस का स्क्रीनशॉट ले लो। मीनिंग हो गया, टूल्स हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया। माइक्रो में हम प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं मेनली, मैक्रो में हम इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में स्टडी करते हैं। सर ये डिग्री ऑफ एग्रीगेशन क्या है? एग्रीगेशन का मतलब होता है बेटा कंबाइन करना। तो माइक्रो में हम किसी चीज को कंबाइन करके नहीं पढ़ते हैं, ना के बराबर पढ़ते हैं। तो इट इन्वॉल्व्स वेरी लिमिटेड डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। नॉर्मली हम इंडिविजुअल्स को ही पढ़ रहे होते हैं, इसमें एग्रीगेशन होता है। एजम्पशंस क्या होते हैं? देखो जब आप माइक्रो पढ़ते हो तो मैक्रो को कांस्टेंट मानना है, जब मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो को कांस्टेंट मानना है, क्योंकि दो अलग अलग थियरीज है। अगर दोनों को मिक्स करोगे तो गड़बड़ा जाओगे। तो माइक्रो पढ़ रहे हो तो मैक्रो कांस्टेंट, मैक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो कांस्टेंट। अदर नेम आ गया, प्राइस थ्योरी, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी, एग्जांपल्स आ गए। हो गया सर? आइए जी, अब आया बेटा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। सर सेंट्रल प्रॉब्लम्स हमने पीछे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स तो पढ़ ली थी बेटा, वो एक जनरल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अब आती हैं सबसे मेन प्रॉब्लम्स जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है बच्चों जिस वजह से आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो। फर्स्ट वन इज, इकोनॉमी में देखो रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। अगर मुझे पढ़ाना है तो मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, मेरे पास पैसा लिमिटेड है, मेरे पास टाइम लिमिटेड है, मेरे पास जितनी भी चीज़ें हैं, कैमराज, माइक्स, मैं सब लिमिटेड चीज़ों के साथ काम कर रहा हूँ। लेकिन जो डिमांड है वो अनलिमिटेड है। अब मेरे स्टूडेंट्स बोलते हैं सर CA भी पढ़ाओ, सर CUET भी पढ़ाओ, सर ग्रेजुएशन लेवल के भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा दो। अब मैं क्या क्या करूँ? रिसोर्सेज तो लिमिटेड है, डिमांड तो अनलिमिटेड है। तो सबसे पहली प्रॉब्लम क्या आती है? व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं।
क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। तो पहली प्रॉब्लम किसी भी बिजनेसमैन के लिए भी यही होती है कि मैं क्या बनाऊं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं। दूसरा होता है बेटा जी हाउ टू प्रोड्यूस, कौन सी टेक्निक यूज करूं, कैसे बनाऊं। क्या मैं लेबर ज्यादा लगाऊं, उसको लेबर इंटेंसिव बोलते हैं। क्या मैं मशीनें ज्यादा लगाऊं, उसको कैपिटल इंटेंसिव बोलते हैं। तो जब भी लेबर ज्यादा लगती है वो LIT, याद कर लो, L से लेबर, L से LIT, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। जब मशीन लगती है तो CIT, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दूसरी प्रॉब्लम, इनमें से कौन सा यूज करूं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। तीसरा फॉर हुम टू प्रोड्यूस, मैं प्रोडक्शन किसके लिए करूं, रिच के लिए करूं, पुअर के लिए करूं, मिडिल क्लास के लिए करूं, या बच्चों के लिए करूं, या स्कूल यूनिफॉर्म बनाऊं, वो तो चलो बच्चों के लिए हो गया, या एजेड लोगों के लिए वॉकिंग स्टिक्स बनाऊं। तो देखो कितनी समस्या है, मार्केट इतनी बड़ी है, कैसे डिसाइड करूं। तो तीसरी प्रॉब्लम ये है बच्चों, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एग्जाम में लिख के आना अच्छे से, ठीक है। देखो सबसे पहले आ रही है एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस क्या होता है? एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मैंने आपको बताया कि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो मुझे असाइन करने हैं अपने लिमिटेड रिसोर्सेज इस तरीके से कि मैक्सिमम वांट्स पूरी हो जाए सोसाइटी की। तो इसको करते हुए तीन प्रॉब्लम आती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो आप ये जो तीन प्रॉब्लम्स आ रही हैं किस वजह से आई, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है, उनको कैसे एलोकेट करूं। व्हाट टू प्रोड्यूस, दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स सिलेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस्ड, किसका प्रोडक्शन, and the quantity to be produced, कितनी quantity में production. Every economy has limited resources and thus cannot produce all the goods. More of one good or service usually means less of other. Of course, अगर मैं एक गुड का ज़्यादा क्वांटिटी बनाऊंगा तो दूसरा कम करना पड़ेगा। अगर मैं अकाउंट ज़्यादा पढ़ाऊंगा तो बिजनेस कम करना पड़ेगा या इको कम करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम तो लिमिटेड है ना। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं कैसे अपने रिसोर्सेज को यूज़ करता हूँ, क्या बनाऊँ, कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ कि लोगों को मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा आ सके, सोसाइटी को ज़्यादा से ज़्यादा सर्व कर पाऊँ। समझ गए? ठीक है सर। फॉर एग्जाम्पल, प्रोडक्शन ऑफ मोर शुगर इज पॉसिबल ओनली बाय रिड्यूसिंग द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड। ज़्यादा चीनी तभी बनेगी अगर कुछ और चीज़ में कम करूँगा। पैसा मेरे पास लिमिटेड ही है ना यार, है ना। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों फटाफट से। चलो, हाउ टू प्रोड्यूस में दो चीजें होती हैं, मैंने आपको बता दिया, टेक्नोलॉजी यूज करूं या लेबर यूज करूं। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू द सिलेक्शन ऑफ टेक्निक टू बी यूज्ड, कौन सी टेक्निक यूज करूं फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, ये लिख के आना है आपको एज इट इज। पहला यहां तक पॉइंट बनाओगे, दूसरा बनाओगे यहां से, अ गुड कैन बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स। फिर नंबर 1 इज लेबर इंटेंसिव, नंबर 2 इज कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव में ज्यादा लेबर होती है, कम पैसा लगता है। कैपिटल इंटेंसिव में ज़्यादा कैपिटल होती है, कम लेबर लगती है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है जो भी आपके लिए बेस्ट रहे, या आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो, कहीं पे लेबर इंटेंसिव, कहीं पे कैपिटल इंटेंसिव, बेस्ट है। तीसरी प्रॉब्लम कौन सी है सर? फॉर हुम टू प्रोड्यूस, किसके लिए। दिस प्रॉब्लम रेफर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ produced goods and services among individuals within the economy, that is the category for which the goods are produced, either poor or rich, मिडिल क्लास, किसके लिए बना रहा हूँ भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो ये थी हमारे पास तीन मेजर प्रॉब्लम्स, जिसको हम बोलते हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का प्रॉब्लम, जिसमें तीन डिसीजंस लेने हैं, क्या बनाऊँ, कितनी क्वांटिटी में बनाऊँ, दूसरा कौन सा टेक्निक यूज़ करते हुए बनाऊँ, तीसरा किस कैटेगरी के लिए बनाऊँ। समझ गए? इसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बस यही आज लास्ट पढ़ेंगे। अभी आपको मैं ओवरबर्डन नहीं करना चाहता, अगली क्लास में चैप्टर खत्म हो जाएगा, 4 महीने में पूरा सिलेबस पूरा करा दूंगा तुम्हारा, स्ट्रेस फ्री होके पढ़ो मेरे साथ साथ, ठीक है। सर व्हाट इज दिस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सर 4 महीने में हाफ ईयरली का होगा, आप पूरा करा दोगे? कोशिश करूंगा पूरा करा दूं फाइनल तक का, फिर रिविजन करेंगे, खूब अच्छे तरीके से पढ़ाई करेंगे बच्चों, फोड़ देंगे हम अपने एग्जाम्स में। मैं बैठा हूं ना तुम्हारे पास, टेंशन फ्री पढ़ाई करो। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? देखो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की सीधी डेफिनेशन होती है, भैया कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आपके पास लिमिटेड टाइम है, या तो पिक्चर देखने चले जाओ, या क्रिकेट खेल लो, या घर में बैठ के गेम खेल लो, या बाहर फुटबॉल मैच खेल लो, या स्कूल चले जाओ, या घर वालों के साथ टाइम स्पेंड कर लो। एक चीज़ सेलेक्ट करोगे, दूसरी रिजेक्ट करोगे। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं इस टाइम पे बाहर इंजॉय भी कर सकता था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने कहा नहीं यार तुम जाओ, मैं पढ़ाऊंगा बच्चों को। तो मेरा पढ़ाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, जो मैंने अपने फ्रेंड्स को भगा दिया गेट के पास से, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैं घर में आराम से सो भी सकता था, लेकिन मुझे सुबह ही उठ के स्कूल जाना पड़ता है, तो स्कूल जाने का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मेरी वो नींद। सही है ना? तो तुम कुछ चीज एक्सेप्ट करते हो तो कुछ ना कुछ रिजेक्ट भी करते हो भाई, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन। अगला कौन सा बेस्ट चीज थी जो मैंने छोड़ दिया, सही है। फॉर एग्जाम्पल सपोज यू आर वर्किंग इन अ बैंक एट अ सैलरी ऑफ 40,000। आप बैंक में काम कर रहे हो जहां आपको सैलरी मिल रही है 40,000। उसके साथ आपको दो ऑफर्स हो रहे थे, 30,000 पर मंथ एज एन एग्जीक्यूटिव, 35,000 पर मंथ एज अ जर्नलिस्ट। तो आपने 40 सेलेक्ट किया तो ये छोड़ा ना, ये बेस्ट छोड़ा ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। In the given case, opportunity cost is in working with the bank is the cost of next best alternative foregone, that is 35,000। कुछ पाने के लिए कुछ खो दिया, यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। तो शुरू करते हैं बेटा जी समझना कि व्हाट इज दिस PPF, दैट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। अच्छा, इसको हम 5 नामों से जानते हैं बच्चे। सबसे पहले आप लोग नोट कर लेना, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्री, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। तो कुछ भी आए आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही लिखना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका मतलब ये है कि ये कर्व हमें ये दिखाता है कि एक इंडिविजुअल किस तरीके से प्रोडक्शन कर सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशंस बना के। सर अलग अलग कॉम्बिनेशंस कैसे? एज्यूम करो बेटा कि मैं किसान हूं, एक आई एम अ फार्मर, और मेरे पास एक प्लॉट ऑफ लैंड है। मैंने सोचा कि मैं उस पूरी जमीन पे वीट ग्रो कर लेता हूँ, पूरी जमीन पे वीट ग्रो कर लेता हूँ। अब सर वीट ग्रो हो जाएगी, लेकिन अगर अच्छे फसल ना आ पाई तो मेरा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। फिर मैंने सोचा कि यार वीट से अच्छा मैं कुछ वेजिटेबल्स ग्रो कर लेता हूँ, शायद इसमें अच्छी कमाई हो जाए। तो पूरी जमीन पे अगर मैं वेजिटेबल्स ग्रो कर दूंगा तब भी अगर फसल खराब हो गई तो रिस्क है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं कुछ ऐसा कर लूं कि आधी जमीन पे अपनी वीट ग्रो कर लूं, आधी जमीन पे वेजिटेबल्स ग्रो कर लूं। अच्छा आइडिया लगा। या ऐसा कर सकता हूं कि 80% पे वीट, 20% पे वेजिटेबल्स, या 70 पे वीट, 30 पे वेजिटेबल, 60 वीट 40 वेजिटेबल, 40 वीट 60 वेजिटेबल। तो बहुत सारे ऐसे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। तो ये एक ऐसा कर्व है जो उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनेगा जो अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं किस चीज के, प्रोडक्शन के। तो व्हाट इज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब बच्चे ग्राफ ऑफ ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस टू गुड्स के। अब सर यहाँ पे टू गुड्स ही क्यों लिए? आप तो 3 चीजें भी लगा सकते थे, 4 भी लगा सकते थे, 5 भी लगा सकते थे। बच्चा लगा तो मैं सब कुछ सकता हूं, लेकिन कर्व पे तो मेरे पास 2 ही एक्सिस है ना, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो आपको समझाने के लिए मुझे 2 ही लेने पड़ेंगे गुड्स। तो यहाँ पे कितने लेते हैं? 2 गुड्स लेते हैं, विच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। सही हो गया। ऑल्टरनेटिवली पीपीएफ इज द लोकस ऑफ वेरियस कॉम्बिनेशंस। लोकस का मतलब आप जब ज्वाइन करते हो उसको, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस ऑफ 2 गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। आई होप आपको मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एक ऐसा कर्व है बेसिकली जो क्या दिखाएगा, अलग अलग कॉम्बिनेशंस दिखाएगा जो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं 2 गुड्स के गिवन रिसोर्सेज के साथ और गिवन टेक्नोलॉजी के साथ। ठीक हो गया? डन सर, समझ में आ गया। अब इसको समझने के लिए हमें कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेंगे बेटा। एजम्पशंस एग्जाम में जरूर लिख के आने हैं। एजम्पशंस नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे। तो इफ यू वांट फुल मार्क्स तो एजम्पशन जरूर लिखना। सर सबसे पहला एजम्पशन क्या है? द फर्स्ट एजम्पशन इज जो रिसोर्सेज हैं वो फिक्स्ड है, लेकिन इनको आप ट्रांसफर कर सकते हो वन यूज से अनदर में। देखो अगर रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो फिर प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा, रिसोर्सेज कम हो जाएंगे तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। हमें एक रिसोर्सेज के साथ कर्व बनाना है कि अगर मेरे पास 1 एकड़ लैंड है तो 1 एकड़ पे ही बनेगा। मेरे पास अगर 20 रॉ मटेरियल है या 20 लेबर है तो 20 लेबर से ही पूरा कर्व बनाना है। रिसोर्सेज फिक्स्ड है, लेकिन आप इनके यूजेस को चेंज कर सकते हो एक से दूसरे में। ठीक है। दूसरा assumption, आप सिर्फ 2 ही गुड्स बना सकते हो। मैंने बोला ना एक्सेस 2 हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना तो कई सारे सकता हूं, लेकिन मैं एज्यूम करके चल रहा हूं कि 2 ही बन रहे हैं। तीसरा assumption, मैंने अपने सारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज कर लिए, यानी उनसे और फर्दर यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता था। चौथा assumption, resources are not equally efficient in production of all the products, so when resources are transferred from production of one good to another the productivity decreases। इसका मतलब ये है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो resources हैं वो बस ये 2 ही goods बहुत अच्छे से बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बनाएंगे। इसके बाद लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी भी कैसा रखना है? कांस्टेंट रखना है, टेक्नोलॉजी भी चेंज नहीं करनी है। ठीक हो गया बेटा। तो ये कुछ रिसोर्सेज, कुछ assumptions हैं जो हमें मान के चलने हैं। नेक्स्ट, अब देखो, अब हम एक टेबल बना रहे हैं। ठीक है सर, ये टेबल कैसी है? वही 2 गुड्स की टेबल है। सही है। अब देखो हमने जो 2 गुड्स लिए हैं वो कौन कौन से लिए हैं? एक तो गन्स ली हैं और एक बटर लिया है।
कि हमारी इकोनॉमी में गन्स बन रही हैं और बटर बन रहा है। अब सर ये तो बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन हो गया, आप व्हीट राइस ले सकते थे, व्हीट वेजिटेबल ले सकते थे, कुछ खाने पीने का ले सकते थे, ये गन के साथ बटर, गन्स क्यों बना रहे हैं? देखो एक्चुअली में जब ये कॉन्सेप्ट आया था तो उस टाइम पे वॉर का पीरियड चल रहा था, तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, अब ये चीज़ कोई बताएगा नहीं, ना कहीं किताब में लिखा होगा, तो बहुत ज़्यादा डीप पढ़ना पड़ता है इतना कुछ पता करने के लिए। तो उस सिचुएशन में हमारी इकोनॉमी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट या तो वॉर गुड्स थे या फिर नेसेसिटीज़ थी। तो नेसेसिटीज़ के नाम पे ज़्यादातर लोग ब्रेड बटर कंज्यूम करते थे। बस जब वॉर होता है तो रोटी वोटी बनाने का भी मौका नहीं होता, बस इमीडिएटली लो और कंज्यूम करो। तो या तो गन्स बन रहे थे या फिर बटर कंज्यूम हो रहा था, तो इसीलिए दो गुड्स वो लिए हैं जो बहुत इसेंशियल हैं हमारे लिए। ठीक है, अच्छा सर अब देखो ये टेबल कैसे बनानी है। देखो रिसोर्सेज फिक्स्ड है, मेरे पास ज़मीन लिमिटेड ही है, अगर एक चीज़ बढ़ाऊंगा तो दूसरी कम करनी पड़ेगी। अगर वीट में 60% ऑफ द लैंड से 70% ऑफ द लैंड पे करता हूँ तो फिर वेजिटेबल भी 40 से 30 पे हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एक बढ़ता है तो दूसरा कम होता है। तो आप बड़े ध्यान से देखोगे ये बढ़ रहा है 0 1 2 3 4 5 6 और ये कम होता जा रहा है 21 20 18 15 11 6 0 कम होता जा रहा है या नहीं होता जा रहा है? तो एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, इसको क्या बोलते हैं? इनवर्स रिलेशनशिप। ध्यान रखना, एक बढ़ेगा दूसरा कम होगा, तो इसको क्या बोला जाता है बच्चों? इनवर्स रिलेशनशिप। इकोनॉमिक्स में एक छोटी सी कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं, जब हम इको पढ़ते हैं ना बेटा, तो दो गुड्स के बीच में दो तरीके की रिलेशनशिप हो सकती है, या तो डायरेक्ट या इनवर्स। सर इनवर्स किसको बोलते हैं? इनवर्स बोलते हैं एक बढ़ा दूसरा कम हो गया, एक कम हुआ दूसरा बढ़ गया, इसको बोलते हैं इनवर्स। अपोजिट डायरेक्शन में रिलेशनशिप चलना। डायरेक्ट क्या होता है? दोनों सेम डायरेक्शन में चलना, कि एक बढ़ा दूसरा भी बढ़ रहा है, एक कम हुआ दूसरा भी कम हो रहा है, ये होता है सेम डायरेक्शन में चलना। तो बेटा अब एक चीज ध्यान रखना, कभी भी कोई चीज सेम डायरेक्शन में चलेगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक कर्व बना के दिखाता हूं मैं आपको छोटा सा, x 0 या ओरिजिन और y। ठीक है, मैं ले रहा हूं कि ये मेरी इनकम है 100 200 300, ये मेरी इनकम है, और इधर मैं ले रहा हूँ अपना एक्सपेंस, ये मेरा एक्सपेंस है 50 100 150। तो देखो एक इंडिविजुअल की जैसे जैसे इनकम बढ़ती है वैसे वैसे खर्चा भी बढ़ता है। तो इनकम मेरी 100 थी तो खर्चा 50 था, इनकम 200 हुई तो खर्चा 100 हो गया, इनकम 300 हुई तो खर्चा 150 हो गया। देखो दोनों बढ़ रहे हैं, दोनों ही इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो देखो जब 100 थी तो 50, 200 हुई तो 100, 300 हुई तो 150। तो देखो दोनों जब भी सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, अपवर्ड। तो पूरी इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना, जब भी डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है तो कर्व हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा। और जब भी इनवर्स हो, सर इनवर्स का मतलब कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, एक बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है। तो सर इसमें क्या होगा? आओ ये भी तुम्हें बताता हूं। इसमें आप एग्जांपल ले लो प्राइस और डिमांड का। ठीक है, यहां ले लेता हूं मैं प्राइस 10 20 और इधर हम डिमांड ले लेते हैं 100 200। तो मैं मान रहा हूं कि प्राइस जब 10 था तो डिमांड 200 थी, जैसे ही 20 हुआ तो डिमांड 100 हो जाएगी। तो देखो 10 था तो डिमांड 200 थी, जैसे ही 20 हुआ तो 100 हो जाएगी, है ना। तो देखो कर्व इस तरफ नीचे की तरफ जा रहा है। तो कभी भी आपको लगे कि इनवर्स रिलेशन है तो कर्व नीचे की तरफ जाएगा, डाउनवर्ड। ऑलवेज पूरी इकोनॉमिक्स में जब भी इनवर्स रिलेशन होगा कर्व नीचे की तरफ जाएगा, जब भी पॉजिटिव रिलेशन होगा कर्व ऊपर की तरफ जाएगा बेटा। ठीक है, अब जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, आपको स्क्रीनशॉट लेना ले लो इसका, फिर मुझे कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो बच्चों कि यहाँ पे रिलेशनशिप इनवर्स है, एक बढ़ रहा है दूसरा कम हो रहा है, तो कर्व कहाँ जाएगा? सर नीचे की तरफ। तो देखो जब इसका कर्व बनेगा तो ये डाउनवर्ड नीचे की तरफ गया, गया या नहीं गया? अच्छा, अब इस टेबल को समझने के लिए क्या करना है, ये टेबल एग्जाम में एग्जैक्टली कैसे बनेगा बेटा? 0 1 2 3 4 5 6 है ना भाई, यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज गन पे लगे हैं, ये 0 है। यहाँ पे सारे के सारे रिसोर्सेज बटर पे लगे हैं तो ये 0 है। सर ये बनाना कैसे है? पहले आप इसको बना लेना 0 1 2 3 4 5 6, ये तो लर्न करने की जरूरत नहीं है, लर्न रहेगा आपको याद ही रहता है। फिर इसका कर देना सम, 6 5 11 4 15 3 18 2 20 और 1 21, 21 को यहाँ रख देना। ठीक है, फिर सामने सामने आप इस पे माइनस करते चलना। सर सामने सामने माइनस करने का क्या मतलब है? 21 - 1 20, 20 - 2 18,
18 माइनस 3 15, 15 माइनस 4 11, 11 माइनस 5 6, 6 माइनस 6 0। तो ऐसे आपका परफेक्ट टेबल बन जाएगा। बन गया? तो आप देख रहे हो कि सबसे पहला कॉम्बिनेशन हमने क्या बनाया, 20 गन्स 0 बटर, इसको बोला कॉम्बिनेशन ए। ठीक है, फिर क्या करा, एक बटर बनाया तो गन भी एक कम हो गई। ठीक है, इसको बोलते हैं MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। कितने गन और कितने बटर में चेंज आया, इसको बोलते हैं बेटा ट्रायंगल को चेंज इन गन्स टू चेंज इन बटर। तो देखो गन हमारे पास एक कम हुई तो बटर एक बढ़ गया, एक कम हुई तो एक बढ़ गया, उसके बाद फिर एक बटर और बढ़ाना है, गन हमें 2 कम करनी पड़ी तो 2 गन कम हुई, एक बटर बढ़ गया, फिर एक बटर बढ़ाया तो 3 गन कम करनी पड़ी, 3 गन कम हो गई, एक बटर बढ़ गया, फिर एक बटर बढ़ाया तो 4 गन कम करनी पड़ी, 4 गन कम हो गई, एक बटर बढ़ गया। सर इसमें ऐसा क्यों हो रहा है कि हम एक ये बढ़ा के एक ये कम नहीं कर सकते क्या? बेटा अभी हमने पीछे पढ़ा था रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट, रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट नहीं है, एक चीज में ज्यादा अच्छे हैं दूसरी चीज में कम अच्छे हैं, समझे? तो दोनों पे इक्वल एफिशिएंसी नहीं आ सकती, राइट? तो इसीलिए ऐसे चल रहा है। ठीक हो गया? इसको क्या बोलते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जब हम ऐसे रेशो में लिखते हैं। अगर एग्जैक्ट नंबर में लिखूं कि कितना सेक्रीफाइस हो रहा है तो उसको बोलते हैं मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एक बढ़ाने के लिए एक का सेक्रीफाइस, एक बढ़ाने के लिए 2 का सेक्रीफाइस, एक बढ़ाने के लिए 3 का सेक्रीफाइस, ये है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता था, मार्जिनल है कितना कितना सेक्रीफाइस करा। तो टेबल आपको बनाना आ गया, कैसे बनाया ये समझ गए। उसके बाद मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बेसिकली आप सेक्रीफाइस लिख रहे हो कितना कितना हो रहा है, इसका फॉर्मूला होता है सेक्रीफाइस अपॉन गेन। एक का सेक्रीफाइस एक का गेन 1, 2 का सेक्रीफाइस एक का गेन 2, 3 का सेक्रीफाइस एक का गेन 3, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज बन गई, गन्स बन गए, बटर्स बन गए, MOC आ गया, MRT आ गया। सिंपली आपको इसको प्लॉट कर देना है। जब मैंने प्लॉट किया तो कर्व कैसा निकल के आया मेरे पास, देखो ये हमारा कर्व आ गया। देखो बच्चों, इधर हमने क्या लिया है, बटर लिया है, इधर हमने क्या लिए हैं, गन्स लिए हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सबसे पहला क्या था, 21 गन्स तो 0 बटर, है ना, 21 गन्स तो 0 बटर, ये पहला हो गया। फिर गन एक कम करी, 20 कर दिया, देखो कम हुई तो नीचे की तरफ आ गया ये पॉइंट, और बटर एक बढ़ गया, इधर चला गया तो ये पॉइंट आ गया। ठीक है, ऐसे ही फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर इसमें और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, फिर और सेक्रीफाइस करा, ये बन गया, और अल्टीमेटली ये बिल्कुल लास्ट में बन गया। और इन सब कॉम्बिनेशन पे हम बोलते हैं हमारे रिसोर्सेज प्रॉपर्ली यूटिलाइज्ड हैं, फुल्ली यूटिलाइज्ड हैं। तो A B C D E F G ये जितने भी पॉइंट्स हैं, इन सब पॉइंट्स पे हमारे रिसोर्सेज फुल्ली एज वेल एज एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड हैं बच्चे। अगर सर कोई पॉइंट इसके अंदर आ रहा है, लेट सपोज ये आ रहा है पॉइंट P, तो इसको हम बोलते हैं अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसका मतलब हमारे रिसोर्सेज फुल्ली यूटिलाइज्ड नहीं है, ये है अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, पॉइंट P। और अगर मैं बाहर चला जाऊं सर, पॉइंट R, ये होता है बच्चों अनअचीवेबल। अनअचीवेबल का मतलब है कि ये मैं यहाँ पे पहुंच ही नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास उतने रिसोर्सेज ही नहीं है। मेरे रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन यहीं पे हो गया, इस पे A B C D E, ये मेरे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है। इससे ज्यादा अब मेरी 1 एकड़ लैंड पे मैं प्रोडक्शन नहीं कर सकता। अगर मुझे प्रोडक्शन इतना करना है तो लैंड ही बढ़ानी पड़ेगी। तो अगर रिसोर्स बढ़ जाएगा तो ही मैं इधर जा पाऊंगा, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा, समझे? तो ये हमारे पास बेटा PPC का पूरा कर्व होता है। ठीक है, इसके बाद बेटा जी कुछ छोटी छोटी चीजें आती हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ PPC। तो PPC की प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है, इट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। ये कैसा स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, यानी कि नीचे की तरफ। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है इनवर्स रिलेशनशिप। एक गुड बढ़ा रहे हैं तो दूसरा गुड कम करना पड़ रहा है, तो हम इसका रीजन बोलते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। PPC स्लोप्स डाउनवर्ड बिकॉज ऑफ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन 2 गुड्स। ठीक हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी आता है इसका शेप। सर इसका शेप कैसा है? तो इसका शेप है बच्चों कॉनकेव। इस तरीके के शेप को
हम कॉनकेव बोलते हैं, इस तरीके के शेप को हम कॉन्वेक्स बोलते हैं और इस तरीके के शेप को हम स्ट्रेट लाइन बोलते हैं। तो इसका जो शेप है वो कॉनकेव शेप्ड है, ये कॉनकेव शेप का कर्व है बच्चों। ठीक है सर, कॉनकेव शेप के पीछे होने का क्या कारण है? देखो जो कॉनकेव शेप है इसका कारण है हमारे पास MRT, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जो हमारा इंक्रीजिंग आ रहा था। हम हर बार सेक्रीफाइस जो हम ट्रांसफॉर्म कर रहे थे तो सेक्रीफाइस बढ़ता जा रहा था, पहले 1 2 3 4 5 और दूसरा एक ही गेन हो रहा था। तो अगर ये इंक्रीजिंग आता है तो इसका शेप इस तरीके से बनता है ना। देखो पहले कितना सेक्रीफाइस करा यहाँ पे, 1 का सेक्रीफाइस, तो ये पॉइंट बन गया। फिर कितना सेक्रीफाइस करा यहाँ पे, 2 का सेक्रीफाइस, अब ये सेक्रीफाइस 2 का हुआ, डेल्टा सेक्रीफाइस यहाँ 2 का हुआ, यहाँ कितने का था, 1 का। फिर अगली बार सेक्रीफाइस कितना करा यहाँ पे सेक्रीफाइस 3 का करा, तो 1 ही गेन करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 4 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 5 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। फिर यहाँ पे कितना सेक्रीफाइस करा, 6 का सेक्रीफाइस, गेन 1 ही करा। तो बेटा अगर ध्यान से देखें तो इसका ऐसे शेप बनने के पीछे ये सेक्रीफाइस ही तो है, पहले 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ऐसा सेक्रीफाइस है या नहीं? इसीलिए इसकी शेप इस तरीके से बनी, राइट। तो इसकी शेप जो कॉनकेव है उसका कारण है MRT जो कि इंक्रीजिंग है, सही है। तीसरी प्रॉपर्टी एक और होती है या तीसरा फीचर एक और होता है कि ये शिफ्ट कर सकता है लेफ्टवर्ड राइटवर्ड। राइटवर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। लेफ्टवर्ड कब शिफ्ट करेगा, जब रिसोर्सेज कम हो जाएंगे, एज सिंपल एज दैट। तो ये होता है बेटा हमारे पास PPC पूरा का पूरा, ये हमने आपको बता दिया। ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कितने यूनिट्स आपने सेक्रीफाइस करें टू गेन एडिशनल यूनिट्स, है ना। जैसे मैं यहाँ पे बता रहा था कि पहले 1 का सेक्रीफाइस, 2 का सेक्रीफाइस, 3 का सेक्रीफाइस, ये MOC है, कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो एक एडिशनल को गेन करने के लिए। ठीक है, परफेक्ट है। PPC के केस में MOC इंक्रीजिंग होता है क्योंकि मोर एंड मोर यूनिट्स हैव टू बी सेक्रीफाइस टू गेन अनदर यूनिट्स। MOC इंक्रीजिंग क्यों होता है? ठीक है, देखो अभी आपसे पूछा ना मैंने, सेक्रीफाइस क्यों ज्यादा करना पड़ रहा था, क्योंकि प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी डिक्रीज एज दे शिफ्टेड फ्रॉम वन यूज टू अनदर। जब हम रिसोर्सेज को एक से दूसरे रिसोर्स पे शिफ्ट करते हैं तो प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी सेम नहीं हो सकती, वो कम होती चली जाती है। इसीलिए ये कैसे चलता है, इंक्रीजिंग चलता है। ठीक हो गया बच्चों, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, बस पहली लाइन आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, MRT क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया। जब हम रेशो में लिखते हैं, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी सेक्रीफाइस्ड टू गेन एडिशनल यूनिट्स ऑफ अदर कमोडिटी। सर इसका मतलब MOC और MRT एक ही है? बच्चों MOC एक डेफिनेट नंबर है कि 1 2 3 4 5 और वो ये बोलता है बस कितना सेक्रीफाइस कर रहे हो। MRT पूरा रेशो है सेक्रीफाइस का गेन के साथ। ठीक है, तो MRT क्या है, डेल्टा गन्स अपॉन डेल्टा बटर। MRT बेसिकली स्लोप बताता है PPF का। स्लोप का मतलब जैसे मैंने बोला ना कि वो कैसा स्लोप्ड है, डाउनवर्ड स्लोपिंग है, और कैसी शेप है उसकी कॉनकेव। ठीक है, MRT हो चुका है। PPC की प्रॉपर्टीज बच्चों मैंने आपको बताई, PPC स्लोप्स डाउनवर्ड। स्लोप्स डाउनवर्ड का मतलब नीचे की तरफ जाता है। कारण क्या है, इनवर्स रिलेशनशिप। कॉनकेव शेप्ड क्यों होता है, इंक्रीजिंग MRT की वजह से। ये भी आपको बस प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। देन वी हैव अटेनेबल एंड अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, जो अंदर आता है वो हमारा अंडर यूटिलाइजेशन है और यहाँ तक हमारे सारे पॉइंट्स अटेनेबल हैं हमारे लिए। अटेनेबल का मतलब हम इस पे आराम से पहुँच सकते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स, ये PPC पे जितने भी पॉइंट्स हैं ये सब अटेनेबल है। इसके अंदर जितने भी होंगे वो सब अटेनेबल है। अटेनेबल का मतलब अचीवेबल है हमारे लिए। इसके बाहर जितने भी पॉइंट्स होंगे ये हमारे लिए अनअचीवेबल है क्योंकि हमारी रिसोर्सेज ही इतने नहीं हैं, हम यहाँ तक नहीं जा सकते बेटा। इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। परफेक्ट हो गया कि कौन सा अटेनेबल कौन सा अनअटेनेबल। इसके बाद आता है क्या PPC एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है? तो मैं आपको ये भी सारी चीज़ें बता दूं कि हम लोग ये MRT के ऊपर डिपेंड करता है कि MRT कैसा है। तो MRT अगर इंक्रीजिंग है जैसा अभी हमारे केस में आया था तो ये हमेशा कॉनकेव बनेगा बेटा। MRT अगर इंक्रीजिंग है तो कॉनकेव बनेगा, अपने माइंड में रखना। MRT अगर डिक्रीजिंग हो जाए
तो बच्चों यही कर्व कॉन्वेक्स बन जाएगा, ठीक है। और अगर MRT कांस्टेंट हो जाए यानी सेम हो जाए, 1 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 1 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, तो यही कर्व स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। तो अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए क्या पीपीसी कॉनकेव है, बिल्कुल है, क्यों, MRT इंक्रीजिंग है। क्या कभी ये कॉन्वेक्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है अगर MRT डिक्रीजिंग हो जाए। क्या कभी ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, हो सकता है अगर MRT कांस्टेंट हो जाए। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पीपीसी स्ट्रेट लाइन कब होगा, जब रिसोर्सेज इक्वली एफिशिएंट हो जाएंगे। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। क्या पीपीसी कॉन्वेक्स हो सकता है, ये भी मैंने आपको बता दिया, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद आता है बच्चों शिफ्ट इन पीपीसी और रोटेशन इन पीपीसी। शिफ्ट इन पीपीसी क्या होता है, जब पीपीसी पूरा का पूरा शिफ्ट हो जाए, यानी रिसोर्सेज बढ़ जाएं तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, कम हो जाए तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, दोनों ही गुड्स के लिए। रोटेशन क्या होता है, जब एक साइड के हो, यानी एक गुड में बेटर होता चला जाए, उसको रोटेशन बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं शिफ्ट और रोटेशन दिखाता हूं आपको। देखो शिफ्ट किसको बोलते हैं, अगर रिसोर्सेज दोनों गुड के बढ़ जाएं, बटर के भी गन के भी, तो पूरा का पूरा राइटवर्ड चला जाएगा, ठीक है। लेफ्टवर्ड कब आएगा, जब रिसोर्सेज कम हो जाएं, तो पूरा का पूरा कर्व लेफ्ट में शिफ्ट कर जाएगा, इसको बोलते हैं पीपीसी शिफ्ट करना। रोटेशन क्या होता है, जब एक गुड में हो। एक गुड का क्या मतलब है सर, पहले आप एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको ये कर्व समझा देता हूं, ये लास्ट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों जल्दी से। डन सर। देखो रोटेशन क्या होता है, जैसे सपोज करो कि मैं दो गुड बना रहा हूं, एक ए है और एक बी है, एक एप्पल है एक बनाना है, ठीक है। अब रोटेशन क्या होता है कि सिर्फ एप्पल में रिसोर्सेज बेटर हो गए, एप्पल ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो सिर्फ एप्पल राइटवर्ड जाएगा, सिर्फ एप्पल बढ़ेगा, इधर आ जाएगा। और ऐसा हो गया अगर कि सिर्फ एप्पल में रिसोर्सेज कम हो गए, एप्पल का प्रोडक्शन डाउन हो गया, तो इधर आ जाएगा। तो अगर रिसोर्सेज कम होंगे तो लेफ्टवर्ड जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा तो क्वांटिटी कम होगी, रिसोर्सेज ज्यादा होंगे तो इधर चला जाएगा। इसको रोटेशन बोलते हैं बच्चों। रोटेशन हमेशा एक गुड में होता है, देखो दूसरा कांस्टेंट है, ठीक है। और ऐसा ही अगर बनाना में हो जाए, ये एप्पल है ये बनाना है, अब ये कांस्टेंट है, रिसोर्स कम हो गए तो ये इधर आ जाएगा, कम हो जाएगा प्रोडक्शन, रिसोर्स बढ़ गए तो ये ऊपर चला जाएगा, बढ़ जाएगा प्रोडक्शन। तो देखो ये रोटेशन हो रहा है। रोटेशन एक गुड में होता है सिर्फ, या तो बी में या ए में। शिफ्ट किस में होता है, शिफ्ट होता है दोनों में, कि दोनों के ही रिसोर्सेज बढ़ गए। अगर दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए तो पहले पीपीसी ये था, अभी ये हो जाएगा कि दोनों के रिसोर्सेज बढ़ गए। सिमिलरली दोनों के कम हो गए तो अंदर आ जाएगा, ऐसा हो सकता है, इसको शिफ्ट बोलते हैं। तो बेटा पीपीसी रोटेट भी कर सकता है, पीपीसी शिफ्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज कैसे कम या ज्यादा हो रहे हैं। तो ये था बेटा जी हमारा इस यूनिट का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एग्जाम में सबसे ज्यादा सवाल पीपीसी से आता है।